सोचिए, जब किसी की जिंदगी और आजादी दांव पर लगी हो, तब कोर्टरूम में सच से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है। पर वो सच जिस पर कोई सवाल ना उठा सके, उसे खोजना हमेशा से ही एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। और यहीं पर यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, चश्मदीद गवाह वो गलत हो सकते हैं, इंसानी याददाश्त वो भी धोखा दे सकती है, तो फिर कानून असली सच्चाई तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे? इसी सवाल ने एक नए रास्ते का दरवाजा खोला। और इसी के साथ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत ही पावरफुल एक नए टूल की एंट्री हुई, और वो था फोरेंसिक साइंस। इसने सबूतों को देखने और परखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। तो ये फोरेंसिक साइंस आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये साइंस के तरीकों का इस्तेमाल करके जुर्म की गुत्थियां सुलझाना है। इसका मेन मकसद यही है कि ऐसे सबूत सामने लाए जाएं जो ऑब्जेक्टिव हों, भरोसेमंद हों और सबसे बड़ी बात, जो इंसानी गलती से परे हों। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के सबसे बड़े हीरो से, डीएनए टेस्टिंग। इसने तो सबूतों की दुनिया में एक तरह से क्रांति ही ला दी। हम सब जानते हैं कि हर इंसान का डीएनए एकदम यूनिक होता है, बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह। ये हमारे शरीर की हर कोशिका में मौजूद एक तरह का बायोलॉजिकल कोड है, एक ब्लूप्रिंट जो हमारी पहचान बताता है। इसीलिए तो इसे जेनेटिक फिंगरप्रिंट भी कहा जाता है। और इसकी ताकत वाकई जबरदस्त है। डीएनए से मिलने वाले सबूत बहुत ही ज्यादा सटीक और भरोसेमंद होते हैं। ये ना सिर्फ अपराधियों की पहचान करने में मदद करते हैं, बल्कि जो पैटर्निटी डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें सुलझाते हैं और बड़े से बड़े उलझे हुए क्रिमिनल केसेस में एक डिसाइसिव रोल निभाते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी कानूनी सवाल सामने आया। क्या किसी भी इंसान को जबरदस्ती उसका डीएनए सैंपल देने के लिए मजबूर किया जा सकता है? क्या ऐसा करना उसके संवैधानिक अधिकार यानी खुद के खिलाफ गवाही न देने के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? इस बड़े सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया, स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काथी कालू ओघड़ के लैंडमार्क केस में। देखिए, कोर्ट ने एक बहुत ही अहम बात समझाई। हमारे संविधान का आर्टिकल 23 कहता है कि किसी को भी खुद के खिलाफ गवाह बनने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, मतलब जबरदस्ती बयान या कबूलनामा नहीं लिया जा सकता। लेकिन डीएनए सैंपल देना वो गवाही देना नहीं है, वो तो एक फिजिकल सबूत देना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी से जुर्म में इस्तेमाल हुआ हथियार बरामद करना। अब हथियार खुद कहानी बताता है, आरोपी अपने मुंह से नहीं बताता। बस इसी तर्क के आधार पर कोर्ट ने यह तय किया कि डीएनए जैसे साइंटिफिक सबूत लेना किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। और सच कहूं तो इसी एक फैसले ने भारत में फोरेंसिक जांच की नींव को बहुत मजबूत कर दिया। तो अब तक कहानी अच्छी चल रही थी, डीएनए एक हीरो की तरह उभरा। लेकिन तभी एक और तकनीक सामने आई जो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और विवादास्पद थी। नाम था नार्को एनालिसिस। अच्छा, तो ये नार्को एनालिसिस क्या है? इसमें ना कुछ खास तरह की दवाएं, जिन्हें आमतौर पर ट्रूथ सीरम भी कह दिया जाता है, उनका इस्तेमाल होता है। मकसद ये होता है कि इंसान को एक ऐसी बेहोशी की हालत में ले जाया जाए जहां वो बिना सोचे समझे सच उगल दे। ये एक तरह की, कह सकते हैं, केमिकल इंटरोगेशन है। पर ये तकनीक सीधे सीधे हमारे मौलिक अधिकारों से जाके टकराती है। ये न सिर्फ खुद के खिलाफ गवाही न देने के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि ये किसी की पर्सनल लिबर्टी, उसकी मानसिक प्राइवेसी में एक सीधी दखलंदाजी है। और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड एकदम क्लियर था। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि किसी भी व्यक्ति पर उसकी मर्जी के बिना, उसकी सहमति के बिना नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं किया जा सकता। ये फैसला मेंटल प्राइवेसी के अधिकार के लिए एक मील का पत्थर था। तो चलिए अब इन दोनों तकनीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं, एक सीधी तुलना करते हैं, ताकि इनके बीच का जो बुनियादी फर्क है वो बिल्कुल साफ हो जाए। देखिए, इस स्लाइड पर यह अंतर शीशे की तरह साफ है। सबसे पहले नेचर यानी प्रकृति की बात करते हैं। डीएनए टेस्ट वो पूरी तरह से साइंटिफिक है, वही नार्को एनालिसिस वो एक इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक है, मतलब पूछताछ का एक तरीका। अब आते हैं विश्वसनीयता पर। डीएनए की विश्वसनीयता बहुत बहुत ज्यादा है, हाई। लेकिन नार्को से मिली जानकारी वो हमेशा संदिग्ध रहती है, सवालों के घेरे में। और इसी वजह से कानूनी स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। डीएनए सबूत कोर्ट में पूरी तरह से एक्सेप्टेड है, जबकि नार्को एनालिसिस का इस्तेमाल बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ सहमति से। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि सच की खोज और इंसानी अधिकारों की सुरक्षा, इनके बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए।
देखिए, जैसे जैसे फोरेंसिक साइंस तरक्की कर रहा है, हमारे सामने नई चुनौतियां भी आ रही हैं। लोगों की पर्सनल प्राइवेसी की रक्षा करना, इन तकनीकों से जुड़े जो मुश्किल नैतिक सवाल हैं, और सबसे ज़रूरी, इस पावरफुल टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को रोकना, ये सारे मुद्दे आज बहुत अहम हो गए हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़, उसका सार यही है। फोरेंसिक विज्ञान न्याय के लिए एक बेहद ताकतवर हथियार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा इस तरह होना चाहिए कि ये किसी के मौलिक अधिकारों को ना कुचले। मतलब, न्याय की तलाश अधिकारों की कीमत पर नहीं हो सकती। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबके लिए है। भविष्य में जब टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, तब हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि न्याय की प्रक्रिया सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि निष्पक्ष और मानवीय भी बनी रहे। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब हमें साथ मिलकर खोजना होगा।